तो शामली में जो कुछ भी हुआ कानून की नज़र से तो वो खतरनाक है ही, लेकिन सोच के हिसाब से कितना खतरनाक है आप सोचिए। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब राजनीतिक बयानबाजियों में भी आपको इस सोच की झलक दिखाई देगी, वो भी तब जबकि सरकार में बैठे, कैबिनेट में बैठे मंत्री इस तरह के बयान देंगे, तो अब क्या कहा जाए। संजय निषाद ने, नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया, उस पर टिप्पणी उन्होंने की थी, और ऐसी टिप्पणी थी जो किसी भी लिहाज से जो है सभ्य टिप्पणी या सभ्य बात, सभ्य रिएक्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा ये कि भोजपुरी में इस तरह से बात की जाती है, तो इसे लेकर भाषा में कैसा संयम और मर्यादा होनी चाहिए, उसे लेकर भी सवाल उठने लगे। नीतीश कुमार के वीडियो पर योगी सरकार के मंत्री का ये बयान वायरल हो गया। 60 साल के संजय निषाद का कहना है कि छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। योगी सरकार में मछली पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय निषाद कह रहे हैं कि वो भी तो आदमी हैं, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पूछ रहे हैं कि कहीं और छूते तो क्या हो जाता। संजय निषाद ने नीतीश के इस वीडियो पर 2 बयान दिए। पहले बयान के बाद जब लगा कि फंस रहे हैं तो सफाई भी सामने आई, और सफाई ऐसी आई कि सारा दोष भोजपुरी भाषा पर मढ़ दिया। किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सा ना, चला ये बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको समझ के हिंदी में बोलते हैं क्योंकि बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। संजय निषाद कह रहे हैं कि भोजपुरी में किसी विवाद को खत्म करने का अपना एक तरीका होता है, और नीतीश के वीडियो के मामले में उन्होंने भोजपुरी भाषी होने के नाते वही तरीका अपनाया। हमने निषाद के इस भोजपुरी वाले तर्क को लेकर भोजपुरी भाषी सांसद राजीव राय से पूछा कि उनका इस बारे में क्या कहना है, तो राजीव राय ने बाकायदा भोजपुरी में ही इसका जवाब भी दिया। भोजपुरी अपने आप में एक संस्कार है कि हर आदमी की इज्जत देके बतिया जाला। अपन बात के जैसे जस्टिफाई करते हैं भोजपुरी में रहो क्या कहते हैं, वो भोजपुरियों को बेइज्जत करता ना। पहले महिला समाज को बेइज्जत कैलन, संस्कार विहीन के बन के अपन संस्कार का परिचय दिलन, और भोजपुरियों को बेइज्जत करता ना कि भोजपुरी में कुल ना कल जाला, उनका है कल जात हुई अपना बेटी बन के करस। तो भोजपुरी में बबुनियों के बबुनी कह के बोला जाला, इज्जत देके बतिया जाला। भोजपुरी समाज के स्वीकार ना करे, भोजपुरी समाज, महिला समाज ये भोजपुरी के बेइज्जत करे का काम के लिए वहाँ इनका माफी मांगनी चाहिए, महिला समाज से भी, भोजपुरी समाज से भी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने संजय निषाद से माफी की मांग की। हालांकि संजय निषाद ने अपने शब्द पहले ही वापस ले लिए थे, लेकिन भोजपुरी वाला तर्क बिना छोड़े। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ उसे हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। देखिए, ये बात तो साफ है कि संजय निषाद जो कह गए हैं, ना तो उसे भाषा के संस्कार के दायरे में डाला जा सकता है, ना ही एक सभ्य समाज के संस्कार के दायरे में। और कम से कम एक महिला पर जब आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी तब जबकि आप मंत्री पद पर बैठे हैं, तो सवाल तो बनते हैं। और इसी को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से क्या कहा नेताओं ने, सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो पर योगी के मंत्री जी ने बयान ही ऐसा दिया कि चारों ओर से घिर गए। मंच और मौका दोनों मिला तो विरोधी क्यों पीछे रहते। अव्वल तो जो नीतीश कुमार जैसे जाने अनजाने जो घटना हुई वो निंदनीय है, और उस पर संजय निषाद जी का बयान, वो माननीय मंत्री हैं, वो सड़क छाप आदमी नहीं है,
उनके तरीके की, इस तरीके की जो बेहुदा बात की गई है वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। क्या मांग करेंगे? क्या संजय निषाद से आप क्या कहेंगे? माफी की मांग करेंगे? क्या कहेंगे? किससे मांग करें? बेशर्म लोग हैं, बेहया लोग हैं, कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी नहीं, मांग किससे की जाए? जनता देखेगी और समय आएगा तो जनता जवाब देगी। जो भी नीतीश जी का टेक केयर करने वाले उनके सहयोगी हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बीमार हैं या सही से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको थोड़ा संयमित और नियंत्रित रखा करें। वो घटना जितनी अशोभनीय थी उससे 100 गुना घटिया बयान है संजय निषाद जी का। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो पर योगी के मंत्री जी ने बयान ही ऐसा दिया कि चारों ओर से घिर गए। मंच और मौका दोनों मिला तो विरोधी क्यों पीछे रहते? साठ साल के संजय निषाद गोरखपुर से आते हैं। पेशे से इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर हैं। निषाद पार्टी बनाने से पहले वो क्लिनिक चलाते थे, अब मंत्री हैं। बावजूद इसके अगर वो अपनी गलत बयानी के लिए किसी भाषा के सिर पर ठीकरा फोड़े तो ये सही नहीं कहा जाएगा। भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज हो, कोई भी भाषा आपको क्या गलत बोलना सिखाएगी? आज हम संजय निषाद को उन्हीं के 3 सहयोगियों के बयान सुनवाते हैं जो यूपी की विधानसभा में दिए गए। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दियो। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे काए भी जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात। वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन कर। कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई कि जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है, इनका वोट नहीं लेगा है, हम ही जिताए के भेजे हैं। अपन सदन के धन्यवाद कल चाहते नहीं एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों हम ही हो लोग से आग्रह कल चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोला तनी जा आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा बोली, तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालो, आ नहीं खे बोले के बाद तो चुपचाप अपन घरे जाई हालो। जय हिंद। तो भाषा की शक्ति ये है, शायद इसी बात को संजय निषाद भूल गए थे, हमने याद दिलवा दिया। खैर, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। गोवा की अदालत ने लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ट्रांजिट रिमांड पर आज दिल्ली से लेकर गोवा पहुंची पुलिस ने लूथरा भाइयों को कोर्ट में पेश किया। 6 दिसंबर को गोवा नाइट क्लब में जो घटना हुई उसे लेकर ये दोनों आरोपी हैं। हादसे के बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे। कल जब दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पहुंची है। आज ही दिल्ली से गोवा लेकर पहुंची है पुलिस। उत्तर प्रदेश से आपको अगली बड़ी खबर बता दें। देखिए, 4 दिन पहले ही यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और अब चर्चा इस बात की है कि योगी कैबिनेट में जो पद खाली है उनको देखते हुए कैबिनेट रीशफल कब होगा। तो 14 जनवरी के बाद कैबिनेट रीशफल की संभावना है, लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बदलते हुए समीकरणों में यूपी कैबिनेट की शक्ल क्या होगी, किस तरह के कॉम्बिनेशन उसमें साधे जाएंगे और 2027 के मद्देनजर क्या मैसेजिंग उसमें की जाएगी। सत्ताईस की फतह के लिए योगी बनाएंगे नई टीम। योगी का प्लान तैयार, खरमास बाद कैबिनेट विस्तार।
योगी की नई टीम होगी तैयार। कौन होगा अंदर, कौन बाहर? 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे तीसरी बार सत्ता में लौटेगी, इसके लिए एक के बाद एक लगातार प्लानिंग की जा रही है। पंकज चौधरी के रूप में यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है और अब इसके बाद योगी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। विधानसभा चुनाव में करीब 14 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में पार्टी ये मान रही है कि मंत्री परिषद में बड़े पैमाने पर फेरबदल जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ठीक से साधा जा सके। साथ ही पार्टी के अंदर इस बात को लेकर भी चर्चा है कि दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को सम्मानजनक जगह देनी होगी, ताकि भविष्य में आने वाले नेताओं को संदेश दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जगह मिल सकती है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बड़े चेहरे हैं। साथ ही जाट वोटर्स के बीच भूपेंद्र चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह की भी कैबिनेट में वापसी हो सकती है। मध्य यूपी और बुंदेलखंड से भी चेहरे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर बात कर रही है। पूजा पाल और मनोज पांडे को भी उचित पद देने पर बात हो रही है, ताकि इसके जरिए पार्टी से अलग मैसेज जरूर जाए। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। ये कहा जा रहा है कि खर मास समाप्त होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष से विचार विमर्श के बाद मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा। 14 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद योगी मंत्रिमंडल में ठीक ठाक बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी में पंचायत चुनाव होने की संभावना अप्रैल में बताई जा रही है। वैसे नई टीम तो 27 की जीत के लिए तय होगी, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव के जरिए योगी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे। बहरहाल योगी मंत्रिमंडल को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। योगी सरकार में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होना तो बहुत समय से माना जा रहा था कि उसमें विस्तार होगा, क्योंकि 6 सीटें खाली हैं और उन 6 सीटों को भरा जाना जरूरी है। लेकिन जो फेरबदल है वो हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में जगह मिले, कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर होना पड़े और कुछ नए लोगों को उसमें मौका मिले। तो मुझे लगता है वजह इसकी ये हो सकती है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन और मंत्रियों की जो काम करने की शैली है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसका आकलन, ये 2 चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से फेरबदल की बात चर्चा में आ रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी की भी बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि 27 के फतह के लिए योगी अपनी टीम में किसे लेते हैं और किसे बाहर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर एक्शन ने झारखंड के एक मंत्री की भी सियासी टेंशन बढ़ा दी है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि बिहार में योगी जैसा एक्शन ना हो, इसके लिए इरफान अंसारी बाकायदा सम्राट चौधरी को नसीहत दे रहे हैं और क्या उन्होंने कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। योगी मॉडल का डर, नहीं चलाएं बुलडोजर। उत्तर प्रदेश जैसा एक्शन, किसकी बढ़ी सियासी टेंशन। योगी आदित्यनाथ से क्यों डरे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने क्यों दी सम्राट चौधरी को नसीहत। योगी के गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का बुलडोजर गरज रहा है, इससे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी डर गए। योगी के बुलडोजर एक्शन से इरफान अंसारी की सियासी टेंशन अचानक बढ़ गई है। यही वजह है कि उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नसीहत दी है। कल यानी मंगलवार को इरफान अंसारी और सम्राट चौधरी दोनों दिल्ली में थे। झारखंड के राज्यपाल के बेटे के विवाह समारोह में दोनों की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इस मुलाकात के कुछ ही देर बाद इरफान अंसारी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को सलाह दी है। पहले आपको इरफान अंसारी का वो ट्वीट दिखाते हैं। इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा, झारखंड के राज्यपाल के पुत्र के विवाह समारोह में हमारे साथी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उनसे मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाई। आपके और मेरे पिताजी ने साथ मिलकर काम किया है। हमारे बीच पुराना पारिवारिक और राजनीतिक संबंध रहा है।
हम झारखंड में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी बिहार में जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में नहीं चलेगी। बिहार के लोग ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते। सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द से ही देश आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि यूपी में योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें लगातार आती रहती हैं। ऐसी ही तस्वीरें बीते 1 महीने से बिहार से भी आने लगी हैं। बिहार में जब से नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की कमान मिली है, तब से बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ बिहार की नई सरकार फुल एक्शन में है और जगह जगह चिन्हित करके अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। सम्राट के इस एक्शन को लेकर खूब सियासत भी हो रही है। बिहार में सम्राट के इस एक्शन पर विपक्ष पहले ही हमलावर है और लगातार गरीबों को सताने का आरोप लगा रहा है। अब झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने भी सम्राट चौधरी को बुलडोजर की भाषा की जगह भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और बड़ी खबर इस वक्त, सम्राट को नसीहत पर बोले इरफान अंसारी, यूपी जैसी नौटंकी ना करें सम्राट, यूपी के मॉडल से बचकर रहें, बुलडोजर से गरीबों का आशियाना ना उजाड़ें। तो मैंने उनको सुझाव दिया है एज ए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कि हम झारखंड में सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं। आज तक बुलडोजर हम लोग चलने नहीं दिए, तो आप भी उत्तर प्रदेश का नौटंकी ना करें। उत्तर प्रदेश को अवॉइड कीजिए आप। वहाँ की सरकार जो है गरीब को शोषण करने वाली सरकार है। गरीब का हाय लगेगा वहाँ की सरकार को, किसी का आना जाने वाली सरकार है, तो उसका दिखा दिखी ना करें। करीब 7 महीने पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें आतंकवाद को तगड़ा जवाब दिया गया। पूरे देश ने, दुनिया ने उसे देखा और उसको लेकर आपको याद होगा कि किस तरह से भारत ने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी फौज की ताकत और उस उपलब्धि को बताया। उस दौरान कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी सेना के शौर्य की तारीफ की थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फिर 7 महीनों में ऐसा क्या बदल गया जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए। फिर चूके चौहान, मुनीर का गुणगान। आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। पृथ्वीराज के विवादित बोल, कांग्रेस का फिर सेल्फ गोल। कांग्रेस का हमेशा से यह सपना रहा है कि भारत का नुकसान हो। कांग्रेस का विवादित बयान, फिर सेना का अपमान। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह ये कहा कि भारत पहले दिन ही हार गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने उस दिन पहले दिन ही पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि इस ऑपरेशन के पहले दिन भारतीय वायुसेना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बोलते बोलते यहाँ तक कह गए कि लोग इसे माने न माने, आधे घंटे के हवाई युद्ध में भारत पूरी तरह से हार गया था। इस लड़ाई में भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। चौहान यहीं नहीं रुके, ये भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हवाई लड़ाई हुई, जमीन पर सेना 1 किलोमीटर भी नहीं खिसकी। करीब 7 महीने पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। तब पृथ्वीराज चौहान ने इसको लेकर सेना की खूब तारीफ की थी। इस बीच अचानक ऐसा क्या हो गया कि चौहान सेना के शौर्य पर ही सवाल उठाने लगे। चौहान के बयान पर किस कदर घमासान मचा है ये आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको पृथ्वीराज चौहान के दोनों बयान सुनाते हैं। आता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही।
ऐसे ही ठिकानों पे 9 ठिकानों पे हमले किए। आज सुबह फौज की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से पत्रकारों को ब्रीफ किया गया, देश को ब्रीफ किया गया और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, गलत सलत अफवाहें फैली जाएंगी। हम इस सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को कभी हावी न होने दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान के पुराने और नए बयान पर गौर करेंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या चौहान खुद गलत जानकारी फैलाने में जुट गए हैं। बहरहाल इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। गिरिराज सिंह ने कहा कि सेना के शौर्य को अपमानित करना कांग्रेस की आदत बन गई है। तो वहीं इसको लेकर प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। आपके वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया। कोई बयान नहीं सुना है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, भारत की शक्तिशाली सेना है, दुनिया की विश्वजयी सेना है। यही सेना थी जो राजनीतिक नेतृत्व देके इंदिरा जी ने 14 दिन में दुनिया का नक्शा बदल के बांग्लादेश। पृथ्वीराज चौहान के बयान को लेकर जब सवाल उठे तब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने बयान पर माफी मांगेंगे। इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उल्टा ये सवाल पूछा कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, ये सवाल ही नहीं उठता। आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। पृथ्वीराज चौहान अपने बयान पर अड़े हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की जमकर तारीफ करने वाले चौहान को आखिर क्या हो गया। बहरहाल चौहान के इस बयान पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस बयान को लेकर कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना UBT तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर इस ऑपरेशन को अचानक क्यों रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया वो एक रहस्य है। हमारी फौज, राजनाथ सिंह बोल रहे थे आप कराची तक जा रही है, इस्लामाबाद जीत रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया और आपने पूरी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। कुछ पुराने बयान आपको दिखाती हूँ जब इसी तरह के सवाल इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। इसी साल 2025 में जब लाल किला में धमाका हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर ही ऐसे हादसे क्यों होते हैं। हिमाचल सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी का ये बयान रहा। उस दौरान आपको पता होगा कि बिहार इलेक्शन के दूसरे फेज की वोटिंग चल रही थी। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हर एक आतंकवादी मारा गया, क्या पहलगाम जैसी घटना दोबारा नहीं होगी, ये तमाम सवाल कांग्रेस के नेता राशिद तलवी ने पूछे। सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में जब हुई थी तो कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक कहीं भी देखी नहीं गई और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा कि बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ के पुलिंदों के जरिए राज किया जा रहा है। 2016 में भी जब स्ट्राइक हुई उसे लेकर एयर स्ट्राइक से बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं तो सरकार को सैटेलाइट तस्वीरें या दूसरे साक्ष्य पेश करने चाहिए, ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया। तो अब इन्हीं को लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। लेकिन आज पूरे दिन एक और खबर चर्चा में रही। कल नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दी और ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया था। आज कांग्रेस देश भर में इसी मुद्दे पर सड़क पर उतरी और कहा कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
पूर्व सांसद कांग्रेस की नेता अलका लांबा को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये आप देखिए, अलका लांबा यहाँ पर धरने पर बैठ गई थी और ये आप देखिए कि यहाँ से अलका लांबा को हटाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम सारे जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर और यहाँ से अब हटाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो हेड ऑफिस है वो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। तो ये आप देखिए, ये जो है अलकल वो जो है यहाँ से लेकर जा रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं अलका लांबा, उनको यहाँ से हटा रही है पुलिस। बहुत ही ड्रामेटिक शॉट्स हैं, वो विरोध कर रही हैं। और ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये पुलिस के साथ झड़प हो रही है क्योंकि अलका लांबा को हिरासत में लिया जा रहा है और महिला कार्यकर्ता और पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला कांस्टेबल हैं उनके साथ में एक झड़प हो रही है। थोड़ा माहौल बड़ा अफरा तफरी वाला है, हर तरफ लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप तुरंत यहाँ से हटिए, क्योंकि ये आप देखिए लगातार अनाउंसमेंट इधर लोग कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हटने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घसीटा जा रहा है सड़क पर, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हम कह रहे हैं लोकतंत्र की ये तरीका क्या है पुलिस का, ये तरीका कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, महिलाएं सड़क, आप देख रहे हैं सड़क पे घसीट के ताकत के पुलिस के बल पर हम कैसे, हम सिर्फ अपनी बात ही तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मुंबई में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज मुंबई में कांग्रेस द्वारा ईडी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला गया है। भाजपा द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस विरोध प्रदर्शन को निकाला गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता जैसे वर्षा गायकवाड़, सचिन सावंत, असलम शेख, तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा इस प्रोटेस्ट को निकाल कर जो है इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे पास आ रही एक बड़ी खबर, उसकी जानकारी आपको दे दें। बांग्लादेश में आपको बता दें, राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर कट्टरपंथी समूह भारत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। भारतीय उच्चायोग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पहले ही रोक दिया। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां पर हिंसा बढ़ी है। और इस बीच ये 3 अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ग्राउंड पर अभी क्या हालात हैं और ताज़ा अपडेट क्या है, इसके लिए सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, हम तस्वीरें देख रहे हैं, चुनाव तो हालांकि अगले साल होना है, लेकिन वहां पर कट्टरपंथी भारत के खिलाफ जो कर रहे हैं, ये भारत के लिए भी अभी इस वक्त एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अभी वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और इसे लेकर सरकार ने क्या कोई कदम उठाए हैं? जी मीनाक्षी, जो हम जान रहे हैं अभी, जो वहाँ पर रेडिकल इस्लामिस्ट हैं बहुत बड़ा एक प्रदर्शन कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में वो इंडियन हाई कमीशन जो भारतीय उच्चायोग है वहाँ पर वो पहुँचे। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें रोक दिया है करीबन 1 किलोमीटर उच्चायोग से दूर। लेकिन सबसे बड़ा इशू तो ये है कि इन कट्टरपंथियों को हवा कौन दे रहा है। ये यूनिट सरकार ही उन्हें हवा दे रही है और तभी जो है आधिकारिक तौर पे भारत ने भी स्टेटमेंट एक इशू किया आज सुबह। जो बांग्लादेश के उच्चायोग यहाँ पर हैं और हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्ला, उनको जो है समन किया गया और बोला गया कि जो इंडिया के खिलाफ, इंडियन जो दूतावास है उसके खिलाफ और जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनके खिलाफ जो है थ्रेट्स मिल रही हैं, इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है यूनिट सरकार पर जाता है और आप इन कट्टरपंथियों को हवा नहीं दे सकते। आपने देखा होगा जब शेख हसीना को वहां से हटाया गया था, हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर और अहमदियास के ऊपर जो है हमला हुआ और बहुत सारे मंदिर भी जलाए गए। लेकिन अब जो है सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है चुनाव कराना, डेमोक्रेसी का रिस्टोर करना। ये कब होगा और ये हमले और ये चेतावनियां जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान के खिलाफ आ रही हैं, ये कब खत्म होगा? और भारत के देखिए एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये भी है कि एक ऐसा वक्त जब हम देख रहे हैं कि नेपाल में परिस्थितियां जेनजी क्रांति के समय कैसे बदली, पाकिस्तान तो फॉरएवर हमारे साथ परिस्थितियां वही बनी रहती हैं, बांग्लादेश में स्थितियां बिगड़ी, चाइना के साथ हमारे संबंध ऑन एंड ऑफ, उतार चढ़ाव का वक्त देखते रहते हैं। और इन सब के बीच बांग्लादेश, जहां पर हमारे संबंध अच्छे हुआ करते थे, बांग्लादेश जो अस्तित्व में भारत की फौज के जरिए आया, भारत की सरकार के कठिन फैसलों के जरिए आया, वहां पर आज जो हालात हैं वो इस
पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में भारत की पोजीशनिंग और पड़ोसियों के साथ आपके इक्वेशन को देखते हुए भी बहुत मायने रखते हैं। देखिए, कल ही हम विजय दिवस मना रहे थे और वो विजय दिवस जो है बांग्लादेश की जो क्रांति आई और बांग्लादेश की जो सरकार बनी और हिंदुस्तान ने, इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो काम किया, आर.एन. काव ने जो काम किया, उसकी दाद देनी पर चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके साथ हमारे जो संबंध है अभी भी अच्छे हैं। हमारे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, चाहे वो शिपिंग रूट हो, चाहे बहुत सारे ऐसे रूट हों, तो बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल तत्व हैं वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो अच्छे रिलेशंस थे वो बरकरार रखें। और उसमें से एक लग रहा है ऐसा कि यूनिस और उनकी कैबिनेट में जो लोग हैं वो भी हैं, चाहे वो शेख हसीना हो या बेगम हो, उन दोनों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन चुनौती ये है कि चुनाव जब हो और चुनाव जो है फेयर हो, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो है जिम्मा दिया जाए कि आप जो है चुनाव लड़ें। क्या वो होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और देखिए, इलेक्शंस में भी जो है बहुत कम समय बाकी रह गया है, इसीलिए भारत भी बड़े करीब से इन सभी बदलते हालातों को इस वक्त देख रहा है और उच्चायोग में सुरक्षा इसी को देखते हुए बढ़ा दी गई है। थैंक यू सो मच आदित्य, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको इस पर अपडेट्स हम आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हमारे लिए छोटे से ब्रेक का है, लेकिन फौरन लौट रहे हैं और खबरों के साथ। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और न्यूज रूम से इस वक्त आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो आज दिन भर की बड़ी राजनीतिक हलचल के साथ, खबरों के साथ, उनके एनालिसिस के साथ न्यूज रूम से हम आपके सामने हाजिर हैं। बीते दिन हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कल के दिन की एक बड़ी पॉलिटिकल हेडलाइन बन गई नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के, जब उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खिसका दिया और इसे लेकर जबरदस्त रिएक्शंस का दौर जारी रहा। लेकिन आज अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और ये दो तस्वीरें एक तरफ आपको राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कैसे पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर हुआ वो दिखाएंगे, लेकिन दूसरी घटना आपको चौंका देगी, क्योंकि जो दूसरी घटना है इसमें यूपी के शामली में हिजाब नहीं पहनने को लेकर आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। तो पटना में हुई घटना पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नीतीश को आड़े हाथ लिया। अब जब शामली की घटना सामने आई है तो और सवाल उठे हैं। तब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक सुर में इसकी निंदा की है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि इस्लाम और धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बुर्का ना पहनने पर हत्या कर दी जाए। दो दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल हुआ तो सभी मुस्लिम गुरुओं ने इस मामले को आड़े हाथों लिया और सवाल उठाए कि हिजाब कैसे खींच सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। नीतीश को लेकर चौतरफा हमले हुए और वीडियो पर उनकी खूब आलोचना की गई। इधर इस मामले में पारा चढ़ ही रहा था कि इस बीच उत्तर प्रदेश के शामली से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। खबर ये कि फारूक नाम का शख्स अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों के लिए दरिंदा बन बैठा। मर्डर की यह खबर जितनी हैरान करने वाली थी, उसके पीछे की वजह उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। फारूक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी और बेटियां सख्त मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन करने के खिलाफ थीं और वो बुर्का पहनकर बाहर नहीं निकली थी। इसी बात से नाराज होकर फारूक ने ताहिरा और आफरीन की गोली मारकर हत्या कर दी। छोटी बेटी सहरीन को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और तीनों की लाशों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। इस हत्या को लेकर सवाल उठे कि हिजाब को लेकर अक्सर विवादित बयान देने वाले मुस्लिम धर्मगुरु इस पर क्या कहेंगे। इस घटना पर सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में निंदा की। साजिश रशीदी ने कहा कि इस्लाम और धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का न पहनने पर हत्या कर दी जाए। आपको सुनाते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। इस्लाम में बुर्का न पहनने पर कत्ल जायज़ नहीं है। जिसने भी ये हरकत की है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ की है, अपने जुनून में, अपने गुस्से में की है। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। मुसलमान जो भी काम करता है ज़रूरी नहीं कि इस्लाम के मुताबिक हो, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर हो। जिला शामली में जो वाक़या पेश आया है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को और 2 बच्चियों की हत्या कर दी है क्योंकि उन्होंने हिजाब यानी पर्दा नहीं किया था। इस्लाम मज़हब को ऐसे ही लोग बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम मज़हब में ये है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती मानने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता है बिल जबर। अगर आप, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हमारी तमाम बच्चियाँ
मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में जाती हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, कोई एजुकेशन भी हो रहा है, नकाब भी नहीं पहने, तो क्या इसका मतलब है लोगों को खत्म कर दिया जाए? ये इंतहाई अफसोसनाक और निंदनीय घटना है। और इस्लाम में, दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई औरत बुर्का ओढ़ रही है या नहीं ओढ़ रही है तो उसके शौहर को, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को ये कोई हक है ही नहीं कि वो उसकी जान ले ले।